ठीक है, ध्यान दीजिए, रूल नंबर 87 पे चलते हैं जी। रूल नंबर 87 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 87 हमसे ये कहता है कि सर्टेन इंग्लिश कंपेरेटिव हैव लॉस्ट देयर कंपेरेटिव मीनिंग। कुछ ऐसे इंग्लिश कंपेरेटिव हैं जिन्होंने अपनी कंपेरेटिव मीनिंग खो दी है, ठीक है, एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव की तरह यूज होते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी फॉलोड बाय देन, तो जब चूंकि उन्होंने अपनी कंपेरेटिव मीनिंग खो दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो देन के साथ यूज नहीं होंगे। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे फार्मर, लेटर, एल्डर, हिंडर, अपर, इनर, आउटर, अटर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये अच्छा 87 था ना, हाँ ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है कि अब इन्होंने क्या किया है कि इनकी जो है एक तरह से अस्तित्व, जो इनका एग्जिस्टेंस था कंपेरेटिव के रूप में, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब ये पॉजिटिव के रूप में यूज होते हैं एकदम सिंपल वे में। जैसे जैसे आपने बोला कि बोथ द टाइगर एंड लेपर्ड आर कैट्स, ठीक है, द फार्मर एनिमल इज मच लार्जर देन द लैट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें कि किस तरह से जो लेटर वर्ड आया हुआ है, ये जो है सिंपल वे में आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से फार्मर भी देखिए सिंपल वे में आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक दूसरा वर्ड देखिए, द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। तो यहाँ पे इनर कंपेरेटिव के सेंस में नहीं आया है, एक पॉजिटिव, एक सिंपल मीनिंग, एक नॉर्मल मीनिंग दे रहा है कि जो लेटर का इनर मीनिंग है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इसी प्रकार से द सोल्जर्स कैन ओके सॉरी, द सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल, यानी बाहर वाले वॉल को। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जैसे एल्डर हो गया, अटर हो गया, पूरी तरह से। तो ये जितने भी वर्ड्स आपको दिखे, ये सारे वर्ड्स आप लोग रट लो कि ये कंपेरेटिव मीनिंग के तौर पे अब नहीं यूज होते हैं, ये सिंपली पॉजिटिव के तौर पे यूज होते हैं। एग्जाम में इन वर्ड्स को दे देगा, आपको लगेगा अरे ये तो यार लगा है, इसके बाद बगल में दैन लगा देगा और आपको लगेगा एकदम सही है। यही इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सभी को क्लियर हुआ रूल नंबर 87? रूल नंबर 87 में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी, अब आगे ध्यान दीजिए। सर्टेन कंपेरेटिव, कुछ ऐसे कंपेरेटिव हैं बारोड फ्रॉम लैटिन। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कुछ ऐसे कंपेरेटिव हैं जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिए गए, हैव नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री। मतलब इनका कोई पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये केवल कंपेरेटिव डिग्री में यूज होते हैं। अभी आपने ऊपर क्या देखा कि कुछ ऐसे हैं जो कंपेरेटिव तो हैं लेकिन कंपेरेटिव नहीं पॉजिटिव की तरह यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो कंपेरेटिव हैं और कंपेरेटिव के रूप में ही केवल यूज होंगे, पॉजिटिव और सुपरलेटिव के रूप में यूज नहीं होंगे। इनकी विशेषता क्या है कि ये एंड में इनके ओ आर आता है, ठीक है, दे ऑल एंड इन ओ आर। ये सारे जो है ओ आर से एंड होते हैं, ई आर से एंड नहीं होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी कंपेरेटिव हैं ये ओ आर से एंड होते हैं, ये आपने देखा। दे आर 12 इन नंबर, ये टोटल जो कंपेरेटिव हैं इस तरह के वो टोटल 12 हैं। 5 ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर कंपेरेटिव मीनिंग। अब इसमें जब 12 में से आप 5 की बात करोगे तो 5 जो 5 हैं उन्होंने अपनी कंपेरेटिव मीनिंग, इन लोगों ने भी पांचों ने खो दी है, ठीक है। अब ये केवल पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। देखते हैं कौन है ये 5। जैसे इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अल्टीरियर हो गया, मेजर हो गया, माइनर हो गया। तो इन पांचों को ध्यान रखना है कि ये ऐसे 5 हैं जो कि आज की डेट में ये भी अपने कंपेरेटिव मीनिंग को खो चुके हैं और ये केवल पॉजिटिव के रूप में यूज होते हैं। लेकिन एक फर्क है, द एक्सटीरियर वॉल एकदम से ऊपर की तरह ही, द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, द इंटीरियर वॉल्स ऑफ वुड। हिज एज इज अ मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर मोटिव समझते हैं बेटा? अल्टीरियर का मीनिंग कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीरियर? देखो जो बेहतरीन वर्ड हो उनकी मीनिंग भी जान ध्यान देना आप सभी को, और न पता हो तो बाद में पता करना है। तो बताइए जी, अल्टीरियर की मीनिंग, कैन एनीवन टेल व्हाट डज इट मीन? देख के नहीं बताना है, अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, ठीक है, हिडन, हिडन मीनिंग।
तो क्या हिडन मोटिव था ऑफरिंग यू हेल्प, आपको हेल्प करने का मेरा कोई भी हिडन मीनिंग नहीं था, बिल्कुल भी हिडन मोटिव नहीं था। तो ये आपने देखा कि ये जो 5 हैं बेटा, ये देखने में तो कंपेरेटिव लग रहे हैं, लेकिन फिर वही चीज कि ये अपनी कंपेरेटिव का एग्जिस्टेंस हो चुके हैं और अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है। लेकिन अब इसके बाद वाले जो रूल नंबर 89 है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी जो 12 में से 5 निकल गए, तो 12 में से 5 तो अब क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब उसके बाद से जो 7 बचे हैं, इन 7 की विशेषता क्या है कि द कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है जी, इज जनरली यूज्ड बाय देन। आप सभी को पता है कि जब किसी कंपेरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसके बाद लास्ट में देन आता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको कंपेरेटिव डिग्री मिलेगा, कंपेरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग इन ओ आर, ये जो ओ आर वाले हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो लैटिन से लिए गए हैं, इनकी विशेषता ये है कि जब भी ये इनके बाद जो है प्रीपोजिशन आपको लगाना पड़ेगा तो आपको टू लगाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कितने ही, ये 7 हैं जिनको आप याद कर लीजिए। कौन कौन से? इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर। जैसे आपने बोला कि हरी इज इंफीरियर देन राम इन इंटेलिजेंस, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरी इज इंफीरियर टू राम। ठीक है जी, तो ये ध्यान देना है। इसी प्रकार राम इज इंटेलिजेंस, राम्स इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू, सुपीरियर देन नहीं। तो ये जितने भी कंडीशन, प्रायर टू, जूनियर टू, तो ये जितने भी कंडीशन आपको दिख रहे हैं, इन सारी जगहों पे टू लग रहा है। तो अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ये 12 टोटल हैं, ये 5 और ये सब लैटिन से लिए गए। ठीक है, लेकिन ये जो 5 हैं, ये अपने कंपेरेटिव का एग्जिस्टेंस हो चुके हैं, अब ये सिंपली पॉजिटिव की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो 7 हैं, ये अभी नहीं खो चुके हैं, ये एकदम अच्छी तरह से अभी भी किस तरह यूज होते हैं, ये कंपेरेटिव की तरह ही यूज होते हैं, लेकिन अंतर ये है कि इनके लास्ट में इनके बाद जो है प्रीपोजिशन टू आता है, न कि दैट। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सही। तो ये सब कुछ टेक्निक, कुछ ट्रिक बनाइए आप लोग। अब यहाँ पे कुछ और भी मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, जैसे प्रीफर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। प्रीफर के बाद जो है आपको टू का प्रयोग करना होता है। ठीक है, प्रीफर भी इसी तरह का एक ऐसा है जिसके बाद टू का प्रयोग होता है, हालांकि वो लैटिन नहीं है, इंग्लिश का ये, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि आई, जैसे मैंने आपसे पूछा, जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जल्दी से इसका ट्रांसलेशन बनाइए। मैं चाय की अपेक्षा काफी ज्यादा पसंद करूंगा, क्या होगा? ट्रांसलेशन करिए, मैं चाय की अपेक्षा काफी ज्यादा पसंद करूंगा, व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? जल्दी से बनाइए, आप सभी एलटी ग्रेड में काम आएगा ट्रांसलेशन, जल्दी से बताइए। आई प्रीफर टी टू कॉफी, बहुत अच्छा। आई प्रीफर नहीं, गड़बड़ हो गया सोनल, मैंने बोला मैं कॉफी को टी की अपेक्षा ज्यादा पसंद करूंगा, तो आपको लिखना था आई प्रीफर कॉफी टू टी। ठीक है, तो टी टू कॉफी नहीं, कॉफी टू टी। सुनने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। अब देखो, आई प्रीफर टू कुछ लोग लिख रहे हैं, प्रीफर टू यहाँ नहीं लिखना है, बल्कि वो कॉफी के बाद जाएगा, तो आई प्रीफर कॉफी टू टी। प्रीफर का जब भी यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है, अगर उसके तुरंत बाद जिसकी बात कर रहे हैं वो आ गया, तो उसको तुरंत लिखिए, फिर उसके बाद टू लगाइए। ठीक है, अच्छा, अब एक दूसरा मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करना है। कॉफी की बजाय चाय को पसंद किया जा सकता है, या कॉफी की बजाय चाय ज्यादा पसंद किए जाने योग्य है। सेंटेंस को समझिए, कॉफी की बजाय ज्यादा चाय ज्यादा पसंद किए जाने योग्य है, क्या बनाएंगे? कॉफी की बजाय चाय ज्यादा पसंद किए जाने योग्य है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है, जल्दी बनाइए, फास्ट।
नहीं बनना है क्या? अरे भाई बना तो दे रहे हो आप, तो कई बार मैं देख नहीं पाता हूँ नीचे आप लोग कर रहे हो। आई प्रेफर टी, नो सर, दैट्स वाई। कोई बात नहीं है सोनल, जो आपको पसंद हो वही लिखो, बस यूज सही करना है, ट्रांसलेशन तो चेंज कर सकते हो। आई प्रेफर कॉफी टू टी, टी इज, ठीक है। अब ठीक है, तो बेहतर होगा ना, जैसे आप देखिए, आप लोग यही देखिए, मैं ट्रांसलेशन इस तरह बनवाने की कोशिश कर रहा था ताकि आप जो है प्रीफर के महत्व को समझ सके। तो आप अब सिर्फ ट्रांसलेशन फॉर द सेक ऑफ ट्रांसलेशन मत करिए, फॉर द यूज ऑफ ट्रांसलेशन, हाँ फॉर द सेक ऑफ यूज करिए। तो आप जितने भी लोगों ने ये लिखा है टी इज, ठीक है, प्रीफरेबल टू कॉफी, ये ज्यादा, ये सही ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। यानी टी, ठीक है, कॉफी की अपेक्षा ज्यादा जो है पसंद किए जाने योग्य है। तो जब आपने प्रिफरेबल बोल दिया ना, तो इसी का मतलब ही होता है प्रिफरेबल मतलब पसंद किए जाने योग्य। तो आपने क्या लिखा, टी इज प्रिफरेबल टू कॉफी, दैट विल बी द करेक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है जी। एबल का मतलब ही हो जाता है योग्य, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कुछ लोग ये भी लिखे हैं कि टी, टी कैन बी प्रिफर्ड टू कॉफी, ठीक है, पैसिवाइज में कर सकते हैं। लेकिन प्रिफरेबल मैं आपको बताना चाहता था कि एक प्रिफरेबल भी एक ऐसा वर्ड है जहां पे टू का प्रयोग आपको करना होता है। तो मतलब प्रीफर से बना हुआ कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, वहां पे आप टू का प्रयोग ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, आप सभी ने बहुत अच्छा लिखा है भाई, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। अच्छा, आप लोग अब ये बता दीजिए जी, ये जो सबको टाइपिंग की समस्या होती थी अब वो दूर हो गई, अब आप लोग टाइप करने लगे हैं ना, मुझे तो अब सबके रेस्पॉन्स आते हैं, ठीक है, सबके रेस्पॉन्स आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सब लोग टाइप करना सीख गए। आरती कहती थी वो जल्दी टाइप नहीं कर पाती, आरती है क्या, वो बढ़िया से टाइप हो जा रहा है जी? हाँ आरती गुप्ता, ठीक है, मैसेज आ गया। ठीक है, तो अब बढ़िया आप पार्टिसिपेट करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ठीक है, एक अच्छी हैबिट जा रही है। जब कल आप लोग जॉब ज्वाइन करोगे तो बढ़िया टाइपिस्ट रहोगे आप, फटाफट अपना काम करोगे, ठीक है जी। अब तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं हम, प्रीफरेबल वाला भी आपके एग्जाम में बहुत बार आता है एग्जाम में। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब आते हैं रूल नंबर 90 पे। एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज, ठीक है, कैन नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बी कंपेयर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जॉब तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हमें जो है कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ हमारे फ्रेंड सर्किल में भी, जैसे हमारे कई लोग नहीं हो पाए तो उनको हमने फिर गाइड किया, और उसके बाद से जो है सबको नौकरी मिली। जिसको भी नौकरी मिल गई सब, अब मेरे लिए सब एक वर्ड यूज करते हैं कि आप लकी चार्म हो हमारे लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि बस एक है कि मेरे से जो जुड़ जाता है, मैं फिलहाल ईमानदारी से काम करता हूँ, दिल से गाइड करता हूँ सभी को, तो लोग सेलेक्ट होते ही हैं। कभी कभार किसी का मतलब बहुत ज्यादा भाग्य ऊपर से खराब लिखा के आया है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये है कि देर सवेर उसको मिलना तय है, अगर वो कंटिन्यूअस है तो लगा रहेगा। हम्म तो देर सवेर क्या मतलब दूसरे ही एफर्ट में हो जाएगा, यदि वो सही से प्रयास करता है, कोई रोक नहीं पाएगा एक में किसी प्रकार से चूक भी गया तो। लेकिन अब की बार तो, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि जब मैंने बैच शुरू किया था तो समय बड़ा कम था। तो हमने बड़ी कोशिश की और बहुत से लोग सेलेक्ट भी हुए, टीजीटी में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा, पीजीटी में भी कई लोग सेलेक्ट हुए। लेकिन अब ये था कि अगर मुझे समय थोड़ा और मिल गया होता, मैंने मुश्किल से फरवरी में बैच शुरू किया था, जो मैं सेल्फ पढ़ाना शुरू किया, और मैंने जो है 15 फरवरी से बैच शुरू किया था, और आप सभी को पता है कि एग्जाम कितना जल्दी हो गया, जुलाई में। तो अगर 5-6 महीने की पढ़ाई में बच्चों को नौकरी दिला पाया टीजीटी में, काफी बच्चे सेलेक्ट हुए अपने यहाँ कोचिंग से। और अच्छी बात रही कि कई बच्चे 100+ थे। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि अपने यहाँ कोचिंग से लगभग 7-8 बच्चे जो ऐसे थे जो 100+ थे। तो ये बड़ी बात थी। तो वो इसी प्रकार से हो पाया, ऐसे ही हो पाया, क्योंकि
थोड़ा सा यदि मुझे लग रहा है कि अगर हमें 2-3 महीने और मिल गए होते तो हमारे बहुत बच्चे जो 2-2 4-4 नंबर से बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए वो सारे सिलेक्ट हो जाते। तो अब हमारे लिए यही है कि अब की बार तो हमारे पास समय भी है ना। हम इसीलिए देखो कितना बढ़िया डीपर लेवल पे कर रहे हैं। पिछली बार जब हमने ग्रामर का बैच चलाया था तो मजबूरी में हमने सिर्फ 2 ही महीने का बैच चलाया। ठीक है, हम पूरा 2 महीने में ही हमको ग्रामर कंप्लीट करना पड़ा। लेकिन अब की बार देखिए, अब की बार जो है हम ग्रामर का बैच कितना डीपर लेवल पे जा रहे हैं, कितना ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो अब की बार तो बहुत अंतर है, पहले की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर है। हम बहुत टाइम दे रहे हैं, काफी बढ़िया से कर रहे हैं, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब की बार तो कोई डाउट ही नहीं लग रहा है, हम इतने डीपर से डीपर लेवल पे जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। तो कैसे नहीं होगा, है ना। और आपको खेल खेल में याद कराने की पूरी कोशिश है हमारी कि कहीं से कुछ छूटे ना, कुछ बचे ना। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज, ठीक है, बिल्कुल 100% होगा। एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज, बिल्कुल हेमलता आपका पक्का करवाएंगे। हमारे साथ ये है कि जो तेज बच्चे हैं उनका तो हम रखते ही हैं, और जो बच्चे अपने को थोड़ा सा मानते हैं कि नहीं सर हम कमजोर हैं, ये उनको तो हम और अच्छे से ध्यान देते हैं। बस आप अपनी तरफ से पूरा इधर बिलीव बनाए रखिए, विश्वास, है ना। ठीक है। एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज, जो एडजेक्टिव हैं, जो एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक, सबके ऊपर आशीर्वाद है जी। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव, आप लोग चिंता ही मत करो। अभी आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि आज मैंने कॉलेज के बच्चों का, ऐसे बच्चे जो बीए में, मैंने ऐसे बच्चों का टीम बनाया जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब मैं देखो आप लोग को 2.5 साल के अंदर, आपके अंदर, मैंने कहा जितने बच्चे अपनी जिंदगी में चेंज चाहते हैं वो मैसेज लिख के भेजें, आई वांट चेंज। तो लगभग भर भर करके 20 बच्चों का मैसेज आ गया, आई वांट चेंज, आई वांट चेंज, आई वांट चेंज। तो मैंने कहा ठीक है, अगर चेंज चाहते हो तो फिर मेहनत करना आज से लाइफ में शुरू कर दो। कुछ गाइडेंस मैं कराता हूँ, आप लोग को करो। तो बहुत बढ़िया। अब जो है लगभग उसमें से 5-6 बच्चे ऐसे मिले जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। मैंने कहा आज से द हिंदू पे काम करना शुरू कर दो। हम्म बच्चों ने शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आप लोगों को एक छोटा सा अभी एक छोटा सा आपको चेंज दिखा रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, क्या बीए फर्स्ट ईयर की लड़की ऐसा कर सकती है। एक छोटा सा दिखा रहा हूँ, देखो। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, हम तो आप सभी के साथ हर समय हैं। आपको एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ। एक स्टूडेंट है हमारी, जब मैं केंद्रीय विद्यालय में था ना तो मैं उसको पढ़ाता था। अभी क्या हुआ कि हम वहां से यहाँ आ गए। अब वो लड़की का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलता है, तभी से कोविड चल रहा है तो ऑनलाइन लेती है। अभी वो बीए सेकेंड ईयर में है, सेमेस्टर 1 में है। पिछले 1 साल से मैं काफी बिजी हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हो आपकी 4-4 क्लासेज हैं, फिर कॉलेज और ये सब, समय नहीं मिलता। तो पहले की तरह मुझसे ना बात कर पा रही है। पहले हमेशा रूम पे आ जाती थी, सर हमको ये बता दो, वो बता दो। तो मैं उसको गाइड कर देता था। हर संडे को मेरे पास स्पेशल इंस्ट्रक्शन लेने आती थी पढ़ने के लिए, सर मैं क्या करूं। छुट्टियों में मैंने उसको पूरा लुसेंट तैयार करवा दिया था, पूरी लुसेंट उसने रट डाली, पूरा रेन एंड मार्टिन उसको पढ़ा दिया था। इतनी अच्छी बच्ची थी। दिल्ली में उसका हो भी गया एडमिशन, लेकिन अभी तक वो यहाँ कॉलेज नहीं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली, वहीं से क्लास करती है। आज की डेट में उसने मुझे 16 तारीख को कॉल किया, कहने लगी कि सर जो है मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा जो है परेशान हूं, और जब से आप नहीं हैं, पहले मैं आपसे मिल लेती थी, चाहे आपसे बात कर लेती थी, आप मुझे समझाते थे, बताते थे, और बहुत सी चीजें मैंने सीखी आपसे। और ऐसे बिल्कुल ऐसी लाइन बोली कि मुझे बहुत, मतलब उसके ऊपर दया आ गया। कहने लगी कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहती हूँ सर कि मुझे आप जैसा आज भी गाइड करने वाला टीचर नहीं मिला। और ऐसे कहने लगी सर मेरे लाइफ में बैक हो जाइए, मुझे फिर से हेल्प करिए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा बात है, तो मेहनत करोगी। तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा चलो आज से ही शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद उसने शुरू कर दिया। और आप लोग देखो जरा, एक दिन के मेरी मोटिवेशन का असर, उस लड़की ने कितना अपनी लाइफ में चेंज किया, देख लो आप सभी के सामने मैं दिखा रहा हूँ। सिर्फ इसलिए कि आप देखो कि मतलब एक अच्छे गुरु का कितना प्रभाव पड़ सकता है, और आप सभी चाहो तो कितना अपने लाइफ में चेंज कर सकते हो ना। मैं उसको, देखो, इस बच्ची का नाम है काजल, और ये आप देखो, एक सेकंड,
ये देखो, इसको मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर दिया, मैंने कहा देखो अभी से बेटा शुरू कर दो। और ये जनवरी 16 का मैसेज आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए साफ तौर पे उसने लिखा है, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच सर। उसने बात किया, फिर उसके बाद मैसेज लिखा। फिर उसको मैंने मैसेज, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1 मिनट। स्क्रीन देखिए आप लोग, अभी देखिए स्क्रीन दिख रहा है। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? स्क्रीन विजिबल है सभी को? अभी बताओ। देखो ये जनवरी 16 का मैसेज है, ठीक है। अब उसके बाद से मैंने उसको जो है ये देखो भेजा। मैंने उससे बोला योर न्यू जर्नी स्टार्ट फ्रॉम हियर, कीप अप द पेस विद मी दिस टाइम। मैंने कहा कि अगर देखो मेरे साथ अब तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेरे स्पीड में आना पड़ेगा, फिर तुम हो जाएगा। उसने कहा डेफिनेटली सर, ग्लैड टू हैव यू सर। उसके बाद से जो उसने प्रॉब्लम पूछा कि उसे समझ में नहीं आ रहा था एडिटोरियल कहाँ है, तो मैंने उसको पेज नंबर बताया और ये भी बताया कि नोट फैक्ट्स ऑफ हंगरी नेशन एज वेल गिवन ऑन द पेज, लास्ट 2 पेजेस। अब देखिए उसके बाद से उसने कितना शानदार काम किया, ये आप सभी को देखना है और सीखना है। उस बच्ची ने पहले दिन, देखो ये आपके सामने स्क्रीन पे है, ये द हिंदू का उसने जो है तुरंत जो है जितना उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, 16 तारीख की द हिंदू है। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे WTO है तो कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, और कहाँ हेडक्वार्टर है, कितने मेंबर्स हैं, क्या और फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो है उसने शानदार जो है, देखो ये इसरो से रिलेटेड आया, तो इसरो का कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, कब जो है 1962 में जो है किस तरह से वो डेवलप हुआ इसरो। फिर उसके बाद से आगे हंगरी नेशन पे, देखो मैंने उससे बोला था हंगरी नेशन पे पूरा उसने आर्टिकल मतलब उससे मेन पॉइंट निकाले हैं कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के द्वारा हंगरी रिपोर्ट आता है, WTO जो है इसे प्रेजेंट करता है। इंडिया की रैंक 101 है 116 कंट्री में। सोचो कितनी बुरी हाल है अपनी हंगरी, हंगरी जो नेशंस हैं उसमें, हंगर हंगर रिपोर्ट में। सोचो 116 से देश हैं और हम पीछे से, नीचे से 16वें नंबर पे टॉप कर रहे हैं। सोचो आज इंडिया इतनी बड़ी देश है, हम सब लोग इतना बड़ा मतलब दावा करते हैं हमारे पास ये है वो है, हम इतने अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारा देश जो है जब काउंट किया जा रहा है तो ऊपर से जो है 101वें नंबर पे आ रहा है, यानी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा भुखमरी है। सोचो इतना बुरा हाल है। तो ये सारी चीजें जो हेल्थ इश्यूज हैं, सारी चीजें पे उसने कितना बढ़िया जो है, अब सोचो इस छोटी सी एक मुहिम से उसने कितना सुधार किया और उसने स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ। हम्म अब जो है निश्चित रूप से वो बेहतर करेगी। और ये जो तैयारी उसकी है, अभी भी वो BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर की। अभी भी उसके पास आगे 3 सेमेस्टर और हैं, ठीक है, लगभग 1.5 से 2 साल के आसपास है, फिर उसके बाद वो सिविल का एग्जाम देगी, लेकिन वो अपने लाइफ में चेंज ला रही है। ये देखो 17 तारीख की न्यूज आपके सामने, देखिए कितना बढ़िया उसने लिखा है, नोट्स बनाया। फिर ये देखो उसमें जो है 17 तारीख ही चल रहा है, 17। फिर मैंने उससे कहा 18 तारीख में कि देखो ये टॉपिक है, इस पे तुम अपने नोट्स बनाओ बेहतरीन। चाइना इकोनॉमी ग्रोज 8.1 टू 18 ट्रिलियन। क्या वजह है कि चाइना चाइना की इकोनॉमी जो 8.1 थी अचानक जो है 18 ट्रिलियन पे चली गई, डॉलर पे। ठीक है, अभी भी आज हम जो है अपने आप को 10 मिलियन डॉलर का बनाने के लिए सोचना पड़ रहा है इंडिया को। और चाइना कितना आगे बढ़ता जा रहा है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली गाड़ियां, मोबाइल, कंप्यूटर, ठीक है, बैटरी, जितनी भी चीजें हैं सब चीजें चाइना में बनती हैं। तो हम लोग कितना पीछे हैं बेटा। तो अच्छा आप लोग लिखते जाते हैं मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो अब ध्यान दो जरा, मैं सिर्फ इतना ही बात बताना चाहता हूँ। देखो ये 18 तारीख का है, 18 की डेट में उसने बहुत काम किया, उसको ज्यादा काम मिला था। और अब उसके बाद से ध्यान दो, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया जो उसने नोट्स बनाया। अब एक बात और ध्यान दीजिए, नोट्स सिर्फ नहीं बनाया, मैंने उसको एक काम और दिया था कि जो आप जो नोट्स बना रहे हो, इस नोट्स की आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करोगे। मतलब इसमें जो मेन मेन चीज आपको समझ में आ रही, जितनी आप उसकी समझ बन पाई है। जैसे क्या होता है कि नकल करके लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको समझना बहुत कठिन होता है। तो मैंने कहा आज से ही तुम्हारा मतलब ये टारगेट होना चाहिए कि जो तुम लिख रहे हो उसको कितना समझ पा रहे हो, उसको 5 से 10 मिनट के अंदर तुमको रिकॉर्ड करके भी भेजना है। मैं, मेरे को समय नहीं मिलेगा देखने का, लेकिन ये है कि मैं हफ्ते में एक दिन तुमसे इस पर बात करूंगा जो तुमने काम किया। अब मैं उससे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उसको केवल भेज देता हूँ अगले दिन का द हिंदू, और काम करती है। और जो काम करती है उसके बाद उसको गुड वर्क लिख के भेज देता हूँ, बस इतना ही चल रहा है। अब आप जरा सुनो, क्या आप लोग को सुनाई दे रहा है?
क्या आप लोग को सुनाई दे रहा है? ये कैसे, कुछ लोग को सुनाई दे रहा है, कुछ लोग को नहीं सुनाई दे रहा। जो ये लड़की ऑडियो में बोल रही हो, सुनाई दे रहा है आप सभी को? अच्छा, आप लोग को नहीं सुनाई देगा, ठीक है। इसने क्या किया है कि जितनी भी ये हैं, जो भी इसने मैटर भेजा है, तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करके भेजी है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसने शानदार कोशिश की है। जैसे 18 तारीख, ये 17 का उसने बनाया, तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप लोग को जो ये गर्ल की आवाज है वो नहीं सुनाई दे रही है, कोई बात नहीं। तो मतलब ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये छोटा सा देखिए यहाँ पे, ऑडियो ऑडिबल नहीं है। ये देखिए 17 तारीख का जो दिख रहा है ना, यही ऑडियो। तो मैं सिर्फ आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, बस छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, उसको एक बहुत ही ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप लोग सुनना। और कि एक सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और आप सभी के भी जीवन में अगर एक चेंज आप लाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा सही तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टूडेंट है, बीए करने के बाद भी यदि उसने अपने लक्ष्य में सोचा जीवन में हमें करना है, तो इतनी चीजें वो कर पा रही है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन वही है कि आप लोग को थोड़ा सा उस हिसाब से सीरियस होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यस वी कैन आल्सो डू, तो अपने आप हो जाएगा। तो वो कंटिन्यूअसली थोड़ा सा मेहनत चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से, इसको मैं ग्रुप में भेजूंगा, सिर्फ इसलिए भेजूंगा कि आप लोग देखें कि कोई भी बच्चे, जैसे एक एक जो है इंस्पिरेशन होती है, एक मोटिवेशन होती है, वो आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है। वो चीज यहाँ पे मैंने, मुझे खुद नहीं पता था कि ये बच्ची इतना अच्छा कर लेगी। मैंने कहा तुम स्टार्ट करो बेटा, आज ही से स्टार्ट करो, और उसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मैंने उसको कुछ हिंट दिए, क्योंकि मैं उसको पहले भी गाइड कर चुका था, तो उससे मैंने सिर्फ इतना कहा कि बेटा एक काम करो, जो आपको समझ में आ रहा है आर्टिकल में, और थोड़ा सा इंटरनेट का सहारा लो। आप उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उस आर्टिकल से, उसको तुम्हें निकालना है, ये तुम्हारा टारगेट है, और ये तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हें समझ में आ रहा है उसको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर देना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और उसने किया, निश्चित रूप से चेंज आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बच्ची शायद आप लोग को 3 साल बाद जो है सिविल सर्विसेज निकालती हुई नजर आए। और ऐसे बहुत से बच्चे मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। मैं मतलब हो सकता है कि मैं अगले 3 सालों में आप लोग को कई आईएएस ऐसे निकलेंगे, जो मैं मतलब अपनी जो है गाइडेंस में आपको दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार से आईएएस बनना है ना। तो वो चीजें जो है होंगी। ठीक है। भाई, बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिभा तो भाई सबके अंदर है ना। तो वो एक अच्छे तरीके से, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि कई बार जो अच्छे टीचर होते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं कि जरूरी नहीं कि सब आपको पढ़ाया ही जाए, कई बार वो आपको गाइड भी अच्छे से कर देंगे। जब मैंने कोचिंग पढ़ाना इस बार शुरू किया, आपको मैं बताऊं, इससे पहले मैंने गाइड करके बच्चों को नौकरी निकलवाई, कई बच्चों को। तो उसमें क्या था कि वो सिर्फ मुझसे फोन पे ही बात करते थे। फोन पे ही बात करके वो नौकरी निकाल ले गए। तो उसमें क्या है कि फोन पे बात करके भी निकाल ले गए, तो मुझे मतलब वो रेगुलर मुझे फोन पे कॉल करते थे, तो मुझे ये लगा कि जब मैं फोन पे इतना समय देता हूँ बच्चों को, तो क्यों ना मैं एक कोचिंग शुरू कर दूं टीजीटी पीजीटी के लिए बच्चों को, इस तरह से सबको मैं एक साथ गाइड कर पाऊंगा। तो आज मैं वो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे गाइड कर रहा हूँ। तो वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। और आने वाले समय में मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है और प्रैक्टिस बैचेस कुछ लॉन्च करने के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, जो पेड चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, वहां पे आपको थोड़ा मौका मिलता है, आप पर्सनली हमसे बात कर पाते हो, बहुत सी चीजें पर्सनली पूछ पाते हो। तो एक अलग वो चीज है, क्योंकि कुछ हमें जो है रेमुनरेशन की भी जरूरत है, ताकि हम और चीजों को, तमाम इंटरनेट और बहुत सी चीजें, उनका खर्चा निकाल। कुछ फ्री भी चीजें चलेंगे जिसका लाभ आप सभी को मिलेगा, ठीक है। तो बस एक एक अपने अंदर विश्वास बनाइए, और रिजल्ट तो मिलेगा ही। अच्छा, मैं फिर आप लोग को बता रहा हूँ कि मैंने शुरू में ही बोला था कि हो सकता है ये सेशन सिर्फ 40 मिनट का ही हो। तो अगर कट जाएगा तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, समझ जाना कि अब आज की क्लास सिर्फ इतनी होनी थी। फिर आगे जो है हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। नेट और जेआरएफ और जीआईसी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए तो क्लासेज में चलाता ही था,
अभी मैंने बंद किया है क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा बच्चे हैं और नेट जेआरएफ के लिए तो बहुत बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं। ठीक है, अभी नेट जेआरएफ के आधार पर कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये हो रहा है कि पहले तो नौकरी पाना है। ठीक है, आवाज मेरी नहीं जा रही। देखिए, आप सभी लोग पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। पहले तो आप सभी को क्या करना है, नौकरी पाना है। और इसके लिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पढ़ाने को अपने जीवन में लाना है। जैसे जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है, जैसे सबसे पहली चीज एक नॉलेज भी तो बेहतर करना है। ठीक है, तो जब नॉलेज बेहतर हो जाएगा, जब आपकी नॉलेज खूब बेहतर हो जाएगी, तभी तो आप किसी भी चीज की तैयारी कर पाओगे जो उससे बेहतर है। तो सबसे पहला तो अपना टारगेट आपको ये करना है कि आप टीजीटी पीजीटी लेवल पे एकदम मास्टर बन जाइए। इतना मास्टर बन जाइए कि अब उसमें से कुछ भी आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला तो स्टेप ये है। और जब टीजीटी पीजीटी लेवल की जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ नेट की तैयारी पे। फिर आपको नेट क्वालिफाई करवाएंगे। तो 1 बाय 1 स्टेप में काम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल। पूरा मोटिवेशन मिलेगा। एलटी में आप जुड़े हैं कि नहीं दीपक जी? जुड़े हैं दीपक एलटी में? दीपक आप एलटी में जुड़े हैं? अगर एलटी में जुड़े हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अरे अरे, जीएस वगैरह सब निकल जाएगा। जीएस क्या है? जीएस के लिए मैं स्पेशल गाइडेंस करूंगा। मैं आप लोग की एक टीम बना दूं कुछ दिन बाद, जिसमें आप जिसमें आप लोग जीएस जो है, बस मेरे गाइडेंस में बस काम करिएगा। मैं बस देखता रहूंगा कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, एक टीम बना दूंगा। और बस जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि पीजीटी में कुछ लोग जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पीजीटी में और ग्रामर के बैच में भी आप लोग रेगुलर लेवल पे जो है टेस्ट एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि एलटी के लिए एक टीम बना देंगे और वहां पे क्या होगा कि सिर्फ प्रैक्टिस पे हम काम करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस पे काम करेंगे। और मेरे गाइडेंस में कुछ बच्चे हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। जहां भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बाहर से भी हेल्प दिलवाएंगे। जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी जीके बहुत अच्छी है, बीच बीच में उनकी क्लासेस लगवा देंगे। जैसे कोई सिविल की तैयारी कर रहा है, कोई टॉपिक पे यदि आपको दिक्कत हो रही है तो हम उस टॉपिक पे उनकी क्लासेस लगवा देंगे। या इसके अलावा हम ये भी करेंगे कि जैसे मेरे साथ में, अब सुन लीजिए, चलो अब ये बातें हो रही है तो सबके लिए देखो, एक बात और सुन लीजिए। जैसे आप में से जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्मिता हो गई, और कुछ लोग हैं जो केवल पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नंदनी हो गई, रितु हो गए। तो जो लोग केवल पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो सारे लोग, विनीता हो गई, जितने लोग सिर्फ पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग, मुझे बस एक मेरा बात सुन लीजिए कि क्या आप सिर्फ पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपी पीजीटी, कि क्या आप ये भी चाहते हैं कि आप जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का एग्जाम भी क्वालिफाई करें? अगर सपोज करो जैसे केंद्रीय विद्यालय का भी फॉर्म आने वाला है, नवोदय विद्यालय का भी बहुत जल्दी फॉर्म आने वाला है, दिल्ली वाला जो है फॉर्म आ चुका है, दिल्ली वाला फॉर्म भी आने वाला है तुरंत। ठीक है, अच्छा, सोनल का जो है बीएड नहीं है। ठीक है, सोनल आप अप्लाई नहीं कर पाओगी, लेकिन बाकी लोग अप्लाई कर लेंगे। अच्छा सोनल, एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपने जो है आपका क्या फोर फर्स्ट क्लास है, आपका यदि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी यदि चारों फर्स्ट क्लास है, तो अगर आपका सब फर्स्ट क्लास है तो आप फिर दिल्ली का पीजीटी दे सकती हो। और दिल्ली के पीजीटी में क्या होता है कि जो दिल्ली का पीजीटी है उसमें जीके भी आता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी ये इस बैच में हैं आप सभी को जीके की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए जो है एक काम करेंगे कि हम जीके का एक सेपरेट बैच जो है, बहुत जल्दी फॉर्म आने वाला है डीएसएसबी का, अभी हाल में उसका आया था, नोटिस आया था। तो देखते हैं, मैं आप लोग को जब आता है तो फिर बताया जाएगा। यूपीएचएससी का तो बाद ही में आएगा, है ना, अभी तो अब टाइम लगेगा, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा 1-2 साल लगेगा। नहीं नहीं, कोई बिल्कुल, नवोदय केबीएस क्या कठिन है भाई, मैंने तो केबीएस निकाला है, बहुत अच्छे रैंक के साथ निकाला है, ऑल इंडिया चौथी रैंक थी मेरी। स्मिता, आई हैव डन बीएड। नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता है स्मिता, बस बीएड होना चाहिए।
ठीक है, किस लैंग्वेज से हो उसका कोई मतलब नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई एलटी में कम राइटर हैं, जो एलटी की तैयारी बढ़िया कर लिया वो डीएसएसबी की भी तैयारी अपने आप निकाल लेगा, कर लेगा। ठीक है, तो अब मेरी बात समझ लो। ठीक है, जिनके साथ एज इशू है उनके साथ कोई बात नहीं है, उनके लिए तो अब तो क्या किया जा सकता है। लेकिन जितने लोग हैं जिनके साथ एज इशू नहीं है वो तो सारे एग्जाम दे ही सकते हैं। ठीक है, तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए केबीएस में, लेकिन केवल टीजीटी के एग्जाम के लिए, पीजीटी में सीटेट नहीं मांगता है। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा जो है जैसे सीटेट क्वालिफाई था, लेकिन आज तक मैं सीटेट बस लिए बैठा हूं, कोई मेरे लिए मतलब नहीं है। सीटेट ओटेट मेरा सब क्वालिफाई है, लेकिन मैंने जो है सिर्फ पीजीटी दिया, मुझे सीटेट की जरूरत नहीं पड़ी, टेट की जरूरत नहीं पड़ी, वो वैसे के वैसा ही है। ठीक है, तो सिर्फ आप सभी से ये कहना है कि ठीक है, अब तो देखो भाई आज तो आप लोग की मोटिवेशन में ही क्लास निकल गई, बहुत सी चीजें बतानी पड़ी। तो अब आप लोग बस एक बात समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं है स्मिता, है ना, सीटेट क्वालिफाई हो लेकिन जब टीजीटी देना नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिनको टीजीटी देना है उनके लिए ठीक है। ठीक है, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कुछ भी हार्ड नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है नीतू। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आके कहते हार्ड है तो फिर गड़बड़ है। तो बिल्कुल भी आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जामिनेशन हार्ड नहीं है, बस जरूरत होता है अच्छा, अच्छा ठीक है, 1 मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से बात कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अगला बैच स्टार्ट करना है ना, अगली क्लास ठीक है, 1 मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग के पास 5-6 मिनट है, जल्दी जल्दी अपनी बात करिए, जो पूछना है पूछ लीजिए, फिर हम जो है बैच को एंड कर, क्लास को एंड करेंगे। बोलिए बोलिए स्मिता, आप क्या बोलना चाह रही है? यस स्मिता, यू Good evening, वांटेड टू, sir. हाँ यस। Yes, yes, good evening, sir. Sir, actually, I wanted to share with you that I have done my M.Ed, but in B.Ed, I did not have English as a method language. I नॉट एन इशू, actually नॉट एन इशू। graduated from commerce, sir, so I didn't have this. And therefore, here in Maharashtra, we face a problem that we don't get appointment so easily, especially in government cases. अब मैं But आपको in private, we can go for the same. So I just wanted to ask you the same that am I eligible for a LT or TGT like post in UP? नो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीजीटी। लिसन, Okay, sir. क्योंकि टीजीटी होने के लिए, टीजीटी मतलब वो एग्जाम देने के लिए आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपका है नहीं ग्रेजुएशन Sir, में। I had. नहीं, इंग्लिश कैसे, आपने कॉमर्स से किया है ना ग्रेजुएशन, सर तो इंग्लिश। कॉमर्स में इधर इंग्लिश रहता है एक सब्जेक्ट। अच्छा ऐसा था, तो हाँ अगर जी, इंग्लिश एक इसमें सब्जेक्ट। इधर क्या रहता है, जैसे आपका जो ग्रेजुएशन 3 years का रहता है, तो ग्रेजुएशन 3 years में इंग्लिश इज कंपल्सरी इन ऑल 3 years. सो आई हैड दैट. And after that, BA additional is one of the courses which is run here from university. तो वो उसका भी सर्टिफिकेट मेरे पास है, बट यूपी का प्रोसेस कैसा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं पूछ नहीं, रही थी यूपी आपसे। वाले में तो दिक्कत होगा आपको, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में दिक्कत नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय ये कहता है कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट बीए के 3 साल आपके होने चाहिए, तो अगर वो हाँ आपका तो है ये तो तो आप है, टीजीटी दे ये सकती है। हो, लेकिन अपना लक्ष्य बड़ा रखिए ना, जैसे आपने पीजी इंग्लिश से किया है। ओके, यस सर। तो अगर आपने पीजी किया है तो पीजीटी के लिए आप योग्य हैं, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय दोनों। यस क्योंकि सर। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कई इंटरव्यू लिए जब मैं केबीएस में था, तो हम लोग को इंटरव्यू लेना पड़ता था, कुछ टीचर्स को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है अपॉइंट करते थे। जी तो जी। उसमें क्या होता था, इंटरव्यू लेने के दौरान एलिजिबिलिटी चेक करते थे, तो एलिजिबिलिटी में ये देखना होता था, तो उसमें एलिजिबिलिटी में साफ तौर पे लिखा है कि पीजी में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके सर। ओके। तो ऐसे कई स्टूडेंट हमें कई मिले, जो हमारे सामने मतलब आई ओपनिंग था कि हम लोग ऐसा सोचते थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि ओके। वो बता रहे हैं कि नहीं, वो नवोदय में जॉब भी कर चुके हैं, तो फिर पता चला ओके। यस, इसका मतलब हो सकता है। तो ओके। ये वजह है, तो इसलिए आप नवोदय, केबीएस और डीएसएसबी, ठीक है, दिल्ली और यूपी, यूनिवर्सिटी।
दिल्ली। और नहीं Yes, नहीं, sir. दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, वो दिल्ली बोर्ड होता है, जैसे यूपी बोर्ड है Okay, ना Delhi board. यूपी का, Yes, इसी sir. तरह वो दिल्ली का बोर्ड है जो कि टीजीटी State पीजीटी board. एग्जाम, हाँ स्टेट बोर्ड, Hmm. जो कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम करवाती है ना। तो आप वो भी Okay. दे सकती हैं और यूपी पीजीटी तो दे ही सकती है ना। तो ये ढेर सारे एग्जाम हैं जो आप दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, sir. तो ये जितने भी लोग हैं सब लोग जो है दे सकते हैं एग्जाम, और सभी के लिए जीके जरूरी है। जैसे जितने लोग सिर्फ एलटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है यूपी टीजीटी, सॉरी वो केबीएस और एनबीएस का टीजीटी एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप ना स्मिता और जितने भी लोग हैं आप सारे लोग, एक आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम होता है उसमें भी Yes. आप पीजीटी दे So सकते हैं। recently I saw that notification has come from Army Public School also, and they have demanded PGT, I guess. यस यस। PGT तो and B.Ed, but it is not prescribed that method of B.Ed should be English. Like I told you, na, I didn't have सुनिए method बता रहा English. हूँ, कहीं पर भी ये प्रेस्क्राइब ही नहीं है। ढेर सारे, जैसे आपको बताऊं कि जैसे मैंने लैंग्वेज से बीएड किया है, जैसे बीएचयू जी, में दो जी. प्रकार से बीएड होता है, एक तो लैंग्वेज से बीएड होता है And और एक linguistic. दूसरा, हाँ वही लैंग्वेज लैंग्वेज ही सिर्फ होता है, मतलब उसी में वो लिंग्विस्टिक Okay. पढ़ाते हैं। तो एक Okay. बीएड लैंग्वेज से होता है, एक सोशल साइंस से होता है। अब हमारे बहुत से साथी जो है वो सोशल साइंस से बीएड किए क्योंकि उनका लैंग्वेज में नहीं हो पाया, तो दोनों हम लोगों ने दोनों फॉर्म भरे थे। अब जिसका लैंग्वेज में हो पाया वो लैंग्वेज में किया, जिसका सोशल साइंस से हो पाया सोशल साइंस से किया। तो टीचिंग मेथड के रूप में इंग्लिश नहीं रहा उन लोग का जिन्होंने सोशल साइंस से किया, लेकिन उनका Okay. सब्जेक्ट बीए में इंग्लिश था, तो वो बीएड सिर्फ लगाने के लिए होता है। वो कभी नहीं देखते कि बीएड में आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिया है कि नहीं टीचिंग के तौर पे। Okay. Okay. तो ये इशू है ही नहीं, इसको तो आप भूल ही जाइए, है ना। ओके, मुझे लगा सर कि मे बी इट डिफर्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो हो सकता है कि कल किधर शायद से डिमांड करता हो कि वो आपका कुछ मेथड जगहों अगर पे है, इंग्लिश है लेकिन तो। नॉर्मली जो है केबीएस एनबीएस और बिकॉज जिन जो जगहों पे मेरा मेरा अनुभव है वहां क्वालिफिकेशन नहीं। था सर, लेट मी टेल यू बहुत ही ब्रीफ में, कि एमएड की वजह से कॉलेज लेवल पे ट्राई कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, बट एट स्कूल लेवल ऑलवेज दे आस्क मी कि इधर बीएड नहीं है तो इधर ये नहीं है, मेथड नहीं है, तो आई गेट रिजेक्टेड. बट हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज या रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आई गेट सिलेक्टेड, बट एट स्कूल लेवल इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट सिलेक्टेड नहीं तो अब बिकॉज ऑफ आप दिस चिंता मत इशू. करिए, केबीएस एनबीएस में ये इशू नहीं है ना। तो आप ओके. बिल्कुल आप दीजिएगा और आपको मुंबई का ही केबीएस मिल जाएगा, बढ़िया नंबर लाइए अच्छे रैंक के साथ। No, sir, ठीक I है। just want to be back to my hometown, UP. ओह Therefore, दैट्स yes. गुड। And this is passing PGT is going to be my ticket to UP. Therefore, ओके, यू कैन कम यू इन यूपी आइदर बाय एनबीएस एंड केबीएस साइड में। ओके, इट डजंट thank you, sir. प्रॉब्लम। Let's meet there, sir. Thank you so हाँ much. ओके ओके। तो चलो सबको ये बात समझ में आ रही है जी। तो अब देखो जितने भी केवीएस हैं, एनबीएस का एग्जाम हो गया, चाहे दिल्ली वाला एग्जाम हो गया DSSS, ठीक है, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम हो गया, इन सारे एग्जाम में आपको जीएस आनी ही चाहिए। सब में जीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्यों ना आप सभी जो है जीके के लिए, देखो आप जब तैयारी कर ही रहे हो तो आप हर एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करो। यूपी पीजीटी टीजीटी जो आएगा, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी तो आएगा ही देर सवेर, लेकिन अगर सपोज करो उससे पहले केंद्रीय विद्यालय आ गया, अब डर जाओ, नहीं नहीं मैं तो केंद्रीय विद्यालय दूंगा ही नहीं, मैं तो दूंगी ही नहीं, ये तो बड़ा कठिन होता है। अगर ऐसा सोच के आप पीछे हट गए तो फिर क्या होगा, कल यूपी पीजीटी टीजीटी में भी तो आपका कंपटीशन कम नहीं रहेगा ना। तो जब सारे ऑप्शन खोल के आप रखेंगे तो सारी नौकरियों में से कोई ना कोई नौकरी आपके मिलती ही रहेगी और प्रैक्टिस भी आपका ज्यादा होगा। तो आप अपने आप को तैयार करिए हर एग्जाम के लिए। समझ में आ रहा है आप सभी को? मैंने बोला कि जो, प्लीज माइक ऑफ करें, कहीं से ज्यादा आवाज आ रही है। जो DSSS का एग्जाम होता है शिखा, इस एग्जाम में यदि आपके 4 फर्स्ट क्लास हैं, प्लीज माइक ऑफ करें, किसी की तरफ से दिक्कत आ रही है। तो जो DSSS का एग्जाम होता है, इसमें जो है बीएड तुरंत कंपलसरी, कई बार ये नहीं मांगते, अगर कहते हैं कि आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और एमए, अगर इन चारों एग्जाम आपके फर्स्ट क्लास हैं, अगर आपने फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, 60% प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आप बिना बीएड के भी इस एग्जाम को दे सकते हो, ये इनका कहना है। ठीक है, तो क्या आपका इन चारों में फर्स्ट क्लास है शिखा? अगर है तो आप एलिजिबल हो, जैसे सोनल ने बताया कि उसका फर्स्ट क्लास है, ऐसे आपका भी यदि फर्स्ट क्लास है तो आप DSSS का दे सकती हो पीजीटी। ठीक है, तो बहुत अच्छा, आपके लिए ऑप्शन हो गया। आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए तो ऐसा नहीं है, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए तो बीएड और प्लस पीजी दोनों चाहिए, वो ऐसा नहीं छूट देता है।
ठीक है, और जब आएगा तो मैं आप लोग को बताता रहूंगा, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो बस ये समझो कि आपको अपनी जीके पे भी काम करना पड़ेगा, और रीजनिंग, जीके और रीजनिंग, ये दो चीजें जो हैं हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे जो भी पीजीटी तेल वगैरह वो अच्छे लेवल का एग्जाम। ठीक है, तो चलो भाई, आज की क्लास अब यहीं पे एंड करते हैं। मैंने बोला था ये संजय की तरफ से आवाज आ रही थी। हाँ, एक मिनट, संतोष। संतोष कुमार यादव की तरफ से आवाज आ रही सर। हाँ, ये देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते हैं भाई, शोर। ये लग रहा है अपना माइक ऑन करके कहीं चले गए हैं। ऐसे मत किया करें आप लोग भाई, फिर यही चीज कहा जाता है टीचिंग की गरिमा बनाए रखना है। हाँ, आपकी तरफ से भी उतना ही सपोर्ट रहेगा हर चीज में तो सही रहेगा। अगर आपकी तरफ से शोर भी हो रहा है ना तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि आप क्या सभी लोग बस एक बार अपनी तरफ से मुझे कंसेंट दे दो कि कितने लोग ऐसे हैं जो जीके के लिए इंटरेस्टेड हैं, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम लोग बहुत जल्दी ग्रुप बना लेंगे। आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भेजना जो लोग भी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो वहां से फिर एक जीके का आप लोग का ग्रुप बन जाएगा, या एक काम करते हैं कोई एक व्यक्ति आप में से कोऑर्डिनेट कर ले और जीके का एक ग्रुप बना लेगा। ठीक है, और फिर उस पर हम आप लोग को गाइड कर देंगे कैसे करना है, और फिर उसके बाद से वो हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम देख लेंगे, हम किसी एक एक ग्रुप बना के, ठीक है, कोई मैनेजमेंट वगैरह सब अच्छा हो जाएगा। मैं एक ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, आज ही जब अभी क्लास एंड हो जाएगी आप लोग की, लिटरेचर की भी, टीजीटी की, एलटी की, तो मैं उसके बाद एक ग्रुप बना के शेयर करूंगा और उसका लिंक भेज दूंगा, दो चार लोग को ऐड करके, उसमें जितने भी लोग इंटरेस्टेड होना जुड़ जाना। फिर उसके बाद से मैं आप लोग को सैटरडे या संडे को गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको करना है, फिर आप लोग उस हिसाब से स्टार्ट कर देना। ठीक है जी, तो सबको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो एंड करते हैं फिर आज की मीटिंग यहीं पे। और 1 मिनट, एक बस पॉइंट है, इसको क्लियर कर लें, इसी के साथ मीटिंग एंड हो जाएगी। ये ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है ना जो कि क्वालिटीज दिखाते हैं दैट डू नॉट एडमिट ऑफ डिग्रीज। 1 मिनट, आप लोग शोर मचा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि मतलब जिनको जो है आप किसी प्रकार से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इनको आप कहते हैं परफेक्ट एडजेक्टिव। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको आप बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते, मतलब आप किसी प्रकार से इनको डिग्री आप कंपैरिजन के कैटेगरी में नहीं ला सकते। वो कौन कौन से, जैसे स्क्वायर। तो अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या करोगे भैया, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, मोर स्क्वायर और मोस्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार आपने राउंड बोला, अब राउंड में क्या करोगे, इसी प्रकार परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल और यूनिक, ये जितने भी एडजेक्टिव इनको रट लो एकदम से। इनका जो है अब कोई भी डिग्री नहीं हो सकता, ये ऐसे ही यूज होते हैं अपने आप में जब, और इनका आप किसी भी प्रकार के डिग्री में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से याद रखना। हालांकि जब जब बात होती है थिंग कैन नॉट बी, देखो साफ तौर पे बता रहे हैं कि कोई भी थिंग जो है मोर स्क्वायर, मोर राउंड, मोर परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन स्पीकिंग में सब चलता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि स्पीकिंग में लोग बोल देते हैं कि दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। ठीक है, तो मोस्ट बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलिए दिस इज द परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। लेकिन स्पीकिंग में जोर देने के लिए कुछ भी चलता है। जैसे आजकल आप देखे होंगे लोग ऐसे बोलते हैं दिस इज द बेस्टेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्टेस्ट मेथड। अब बताओ, जब बेस्ट ऑलरेडी अपने आप सुपरलेटिव है तो बेस्टेस्ट क्यों बोल रहे हैं? लेकिन यह है ना कि थोड़ा जोर देने के लिए, थोड़ा दिखाने के लिए, तो स्पीकिंग में सब चल जाता है। तो लोग बोल देते हैं, लेकिन बेस्टेस्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बेस्ट बोलिए, इसी से काम हो जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं, तो बस ये याद रखना आप सभी को कि ये आपको स्पीकिंग में चलेगा, लेकिन नॉर्मल जो आपकी ग्रामर होगी वहां पे नहीं चलेगा, वहां पे आपको इनके साथ आप किसी भी प्रकार के डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो बस स्पीकिंग में ही एम्फेसाइज करिएगा, जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जो आपका फॉर्मल लैंग्वेज, वहां पे ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो अब बस यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं
अगली क्लास में, ठीक है। और वहां पे जो है देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड नाइट बल्कि बोलूंगा मैं, गुड नाइट टू एवरीवन। और सभी के लिए स्वीट ड्रीम्स। आप लोग सपने में अपने अपने अच्छी नौकरी की कामना करिए, और जैसे मेहनत करने का मैंने सपना दिखाया वैसे ही आपको मेहनत करना है, फिर आपकी नौकरी तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपने आप पे ट्रस्ट करना है, थोड़ा मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है, दोनों मिला के एक बढ़िया काम कर देगा, ठीक है जी।